अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स एनबीएफ चैप्टर नंबर 9 वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ईच एंड एवरीथिंग में एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि बुक के अलावा भी जो एसएलओ बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि किस न्यूमेरिकल से क्या क्या आ सकता है या न्यूमेरिकल किस तरह शेप बदला के आ सकता है। ये बात माइंड में रख लें कि अगर क्या आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये बात मैटर नहीं करती कि आपने बुक के करने, आपको इन्हीं न्यूमेरिकल से ये भी सीखना होगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं। मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस जो है जो मैंने मतलब फेडरल बोर्ड के साथ लगाया है कई सालों का, तो वो सारा इसी वीडियो में कह सकते हैं एक्सप्लेन करेंगे। इससे पुराने जितने भी न्यूमेरिकल्स के लेक्चर हैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लें और दूसरा के बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर में भी आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। और साथ साथ क्लासेस में इनरोल होने के लिए यहाँ पर सामने आपको नंबर नजर आ रहा है, जो डिटेल क्लासेस होती हैं जिनमें हम बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे और इंशाल्लाह ताला उन क्लासेस के बाद आप 100% स्कोर करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रीवियस रिजल्ट जो है वो हमेशा की तरह इस काबिल होता है कि आपको ऑनलाइन मोड में एक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करवा के देता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स के लिए आपने एनबीएफ जो फिजिक्स बुक है पेज नंबर 180 पर ये न्यूमेरिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स से पहले आपको फॉर्मूला शीट जो है उसका पता होना चाहिए या उसका आना चाहिए कि इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फेडरल बोर्ड के पेपर्स में ये फॉर्मूले आपको गिवन होते हैं या आपको दिए जाते हैं, तो लेकिन उसके लिए भी फिर भी ना आपने एमसीक्यूज के लिए माइंड में रखना होता है कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि आगे एंट्रेंस एग्जाम में ये काम आएगा। तो फॉर्मूला शीट कुछ ऐसे है कि सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ वेव्स है I इज इक्वल टू P और A, या फिर I इज इक्वल टू E बाय A एरिया इनटू टाइम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी को दो तरीकों से या दो तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि आपकी बुक में ये पावर और एरिया का न्यूमेरिकल है, लेकिन मेंटली आपने प्रिपेयर रहना कि अगर पावर की जगह आपके पास एनर्जी ओवर टाइम और एरिया की टर्म्स में आता है तो फिर आपने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला आपने दो तरीके से माइंड में रख के जाना है कि इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर के आप की वेव्स जो हैं किसी एरिया पर पड़ रही हैं और उस केस में जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि एरिया परपेंडिकुलर है, वेव्स आपके पास आ रही हैं और ये एरिया के ऊपर अपनी एनर्जी को डिलीवर्ड कर रही हैं टाइम के अंदर, तो उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो आप नॉर्मली एनर्जी ओवर टाइम को आप क्या लेते हैं, एनर्जी ओवर टाइम को आप पावर की टर्म्स में जैसे वर्क डन ओवर टाइम होता है उस टर्म्स में लेके ये फॉर्मूले को दूसरी शेप देते हैं। तो मेंटली आपने इसको इन दोनों कह सकते हैं फॉर्मूलों को माइंड में रखना होगा। अच्छा जी, इसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास F1 माइनस F2 मॉड आता है। अच्छा, यहां पर बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि सर मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब ये होता है कि बीट फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं आती, आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब इसी तरह से एंट्रेंस एग्जाम में जब आपके एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें अगर की बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू माइनस आएगी तो आप उसको निग्लेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि बीट फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज कह सकते हैं कंसिडर एज अ पॉजिटिव। सो आप मॉडुलस लेते हैं, मॉड लेते हैं, यानी कि मॉड माइनस एक्स आपके पास प्लस हो जाता है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना होगा। ठीक है, तो आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी कि F1 माइनस F2। इसका न्यूमेरिकल के अलावा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी का नोट कर लो, मैं एक एक फॉर्मूले के हिसाब से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी बताता रहूंगा, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इससे कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इंटेंसिटी से, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन के लेक्चर हैं वो एडिशनल मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो डिटेल क्लासेस होती हैं वो तो ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद वेवलेंथ ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर के आप एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और उसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये ट्रांसवर्स वेव काफी डिटेल टॉपिक है कि जब हम लोग एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और उसमें कह सकते हैं कि जो आपके पास कह सकते हैं कि ये जो वेव्स आ रही हैं ट्रांसवर्स वेव, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं या देखते हैं या डिस्कस करते हैं, तो ये बेसिकली आपके पास ये वो कंडीशन में आता है। ठीक है, और इसको हम लोग स्टेशनरी वेव्स वाले टॉपिक में पेज नंबर 164 एनबीएफ में हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला है वेवलेंथ का वो पेज नंबर 167 पर आपके पास ये डिराइव्ड फॉर्म में है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये आपके पास लैम्डा n 2l और n, हमने बेसिकली उन टॉपिक्स में फ्रीक्वेंसीज को भी डिस्कस किया था, तो आपने मेंटली फ्रीक्वेंसी के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, केपीके वाले फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल्स जरा प्रेफर करते थे, तो फेडरल बोर्ड का कोई वो नहीं है कि मतलब कि ना आप वेवलेंथ के लिए तैयार हैं, आपकी वेवलेंथ की न्यूमेरिकल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं।
तो इसलिए आपने इस लेमडा एन के साथ 2l/n और इसके साथ ये जो यहाँ पर fn इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ f1, जिसे क्वांटाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ टॉपिक के अंदर। तो ये वो जो है लाइक कह सकते हैं कि अब बैच के बच्चे होंगे तो उनको याद होगा कि कितना डिटेल टॉपिक था, और इसके अलावा अगर के मतलब कि ना जो नॉर्मल स्टूडेंट है उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो ये उस कॉन्सेप्ट में आपके पास आता है। तो इसके साथ साथ आप ना फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, इस बोर्ड का, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ वेव्स ओवर टोटल टाइम टेकन। एक फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ वेव्स टोटल टाइम टेकन। अच्छा, टाइम टेकन में और टाइम पीरियड में फर्क होता है, ये क्लास 10 के बच्चों को बताया जाता है वैसे तो, अगर के नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि टाइम टेकन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो वेव है उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये वेव, ये टाइम होगा, ये कंप्लीट वेव्स के लिए नहीं भी हो सकता। मतलब कहने का ये हुआ कि ये आपके पास जो है बेसिकली अगर के हाफ वेव के लिए बात भी हो सकती है या 1.5 वेव के लिए भी, मतलब कि ना कोई लाइक स्पेसिफिक नहीं है। टाइम पीरियड एक रिस्ट्रिक्टेड केस है जिसमें आप कंप्लीट राउंड ट्रिप की बात करते हैं, कंप्लीट वेव्स की बात करेंगे। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं कि यार अगर के मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं, अब जितने भी नंबर ऑफ वेव्स हैं और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगे उनको, तो ये वो केस आपके पास होता है। लेकिन टाइम पीरियड सॉर्ट ऑफ एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक वेव के लिए ही बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना होगा। अच्छा जी, ये फॉर्मूला आपके पास दो आ गए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, परफेक्ट हो जाएगा, और ये अभी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जरा ये जो न्यूमेरिकल टाइप होता है ना फ्रीक्वेंसी वाला, 11th क्लास में ये न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। फॉर्मूला नंबर 5, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेव इक्वेशन। हमारे पास ये जो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पहले नंबर पर स्पीड ऑफ साउंड के आपके पास अगर के जब आपके पास एयर में जो साउंड ट्रेवल करता है, तो अगर के एयर का टेम्परेचर आप चेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे आपकी स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट होती है। जनरल थीम ये है इसका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 0.61 है ये बेसिकली डिराइव्ड फैक्टर है, ठीक है। केपीके में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, और केपीके वाले बच्चे जब हम लोग मतलब के लाइक कह सकते हैं कि जब हम लोग सॉल्व करते थे तो उसके फैक्टर्स भी थे, बहुत डिटेल में एडिशनली टॉपिक हो गए। वैसे तो ये क्लास 10th में आप शिफ्ट कर दिया एनबीएफ वालों ने, ठीक है। और लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर के आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आपने 1 डिग्री मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ाया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 मल्टीप्लाई 0.61 और स्पीड ऑफ साउंड जो है मान लेते हैं कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास 332 मीटर पर सेकेंड आपके पास है, मिसाल दे रहा हूँ मानने के लिए, कि तो आपने क्या करना है कि 0.61 को आपने उस वी नॉट यानी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड होती है उसके साथ ऐड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अगर के आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद 0.61 एंड देन फिर उस मल्टीप्लाइड फैक्टर को आपने ऐड करना है वी नॉट के साथ, ठीक है। यार मेरा ये दे देंगे कवर, ठीक है। असल में ना क्लास हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं तबीयत जो है थोड़ी सी वो सीजनल चेंजेस की वजह से नासाज है। अच्छा, आप बड़ी जालिम है यार, ठीक है। तुम्हारी मिसेज मैक जो है खुद ही वो जो है ना अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही है, और मैं मतलब किधर बैठा हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी मुझे कहेंगी, इशारा करेंगे कि सर पी रहे, सर आप, सर मैक साहब आप पी रहे। मजे की बात है तुम लोगों ने भी नहीं कहा, ठीक है। मैकियंस भी ऐसे ही हैं यार, बस दिल टूट्स आंखें फूट्स। क्या शेर याद आया, ठीक है, कि ये चांद भी कितना मुझ जैसा है, ये चांद भी कितना मुझ जैसा है, वो सितारों में तन्हा हम हजारों में तन्हा, ठीक है। तो बात यही है कि वही मेरी बात है कि बस मैं क्या बोलूं, इंक्लूडिंग आपके साथ ये सारे भी सही है। तो जरा कमेंट्स में बताना शेयर कैसा है। ओके जी। अच्छा जी, यहां पर क्या होता है कि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई किया उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्पीड ऑफ साउंड के साथ ऐड करेंगे, टोटल आंसर आता है। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, तो यहां पर आपके पास माइनस भी आ सकता है, ठीक है। आप माइनस भी लिख सकते हैं, इन न्यूमेरिकल्स में प्लस यूज हो रहा है, तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना कि अगर हम लाइक कह सकते हैं -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं, तो -2 का मतलब होता है आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा आंसर, माइनस के साथ आप इसको सब्ट्रैक्ट करें इस आंसर को वी नॉट के आंसर को, तो आपके पास टेम्परेचर जो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी स्पीड आती है। तो इसको आप बेसिकली बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट्स इट। वेव इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास। मतलब कहने का ये हुआ कि
जो क्लास 10 में हमने डिस्कस किया था, स्पीड, वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो ये उसका रिलेशन बेसिकली आ रहा है, दैट्स इट। इसके बाद 6 नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छा, आपके एनबीएफ के कोर्स में ये टॉपिक के सिर्फ दो केसेस हैं कि अगर के लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी लिसनर स्टेशनरी सोर्स के पास, तो वो वाला केस बताया हुआ है, करीब आ रहा है दूर जा रहा है, और इसके अलावा या फिर ऑब्जर्वर रेस्ट में है और आपका जो सोर्स है वो करीब आ रहा है दूर जा रहा है। लेकिन ये इसके दो केसेस और भी होते हैं। एक केस ये होता है कि दोनों एक दूसरे के पास आए या दूर जाए, ठीक है, मतलब कि ये इसके एडिशनल केस आता है, तो वो भी आपने प्रिपेयर करना होगा, केपीके की बुक से होगा, ठीक है। वैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस में सारा अपने अपने बैच में मैं रिस्क नहीं लेता भाई, फॉर्मेटिव समेटिव कुछ भी नहीं होता, ये जो भी बोर्ड वालों ने शोषा छोड़ा हुआ है कि ये कर लें, ये फॉर्मेटिव नहीं भाई, मैंने सारा कराया सही, और इनफैक्ट एडिशनल करवाया, सो दैट्स इट। तो ये मैंने सारा डिटेल कराया। वैसे तो ये फॉर्मूला आपकी बुक में मेंशन है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दिस फॉर्मूला इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, स्पेशली मेडिकल के बच्चे। तो इसमें जो है ये स्पीड ऑफ साउंड आपके पास, ये स्पीड v डिवाइड बाय v माइनस वी एस, ये बेसिकली अगर के डिनोमिनेटर छोटा होगा तो न्यूमरेटर आपके पास बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल आंसर बढ़ जाता है। इसके बाद डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपके पास अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये वो केस है कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन साउंड सोर्स मूव्स टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। आपका साउंडिंग सोर्स है, एक मान लेते हैं एम्बुलेंस है आपके पास, पहले आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे पास आ रही है, तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब आपके पास वो दूर जाएगी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब कि ये जाहिरी चेंज होता है, उसको इन फॉर्मूले से बताया जाता है। डिटेल टॉपिक है, फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद अगर कि हम लोग फिर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, मेलिसिस लॉ, जो कि इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट पोलराइज्ड लाइट के बारे में होती है। मतलब कहने का ये हुआ ना कि जब आप पोलराइजेशन करते हैं तो पोलराइजेशन के बाद आपकी जो लाइट मिलती है वो पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट डिफरेंट प्लेन्स में मूव करती है, लेकिन आप पोलराइज जब करते हैं तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप वो सिंगल प्लेन में मूव कर सकें। अच्छा, पोलराइजेशन के केस में जो इसका मेथड है, पोलराइजेशन बाय थ्रू रिफ्लेक्शन, आपकी बुक में वो सिर्फ पैराग्राफ एक्सप्लेन हुआ है। यू हैव टू कवर दैट टॉपिक फ्रॉम, लाइक कह सकते हैं कि अपना केपीके बोर्ड, और उसमें ब्रिविस्टर लॉ है, ठीक है, टेंजेंट आपके पास थीटा के कॉन्सेप्ट में, टेंजेंट आईपी के कॉन्सेप्ट में, और उसमें फिर क्लास का एंगल बताया हुआ, ये सारा टॉपिक उसके साथ आपने एडिशनल करना होगा, सही है। तो लाइक क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूं, आपकी बुक में सिर्फ ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि ये बेसिकली आपके पास इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, आई नॉट जो है वो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ जो आपकी ओरिजिनल, लाइक कह सकते हैं कि या फिर असल जो आपके पास लाइट थी उसकी, और आपके पास कॉस थीटा है, तो ये उसके केस में आप जो है मेलिसिस लॉ जो है वो यूज करते हैं, दैट्स इट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कि आपने पोलराइजेशन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना होगा, आई नॉट अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी, आपके पास जो आई है बेसिकली ये पोलराइज्ड लाइट की इंफिनिटी है, एंड देन थीटा जो आपके पास एंगल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, और ये इससे भी आप मेंटली जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसकी एप्लीकेशन की टर्म्स में। तो ये सीन है, ये डोर क्लोज कर देंगे प्लीज। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको अगर कि हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास लाइक जो पेज नंबर 180 पर, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड ऑफ इंटेंसिटी 1.50 into 10 to power 10 watt per meter square is produced by the rectangular head of a medical imaging device measuring 3 by 5 centimeter. What is its power output? आपको अल्ट्रासाउंड वेव्स उनकी इंटेंसिटी दी हुई है, ठीक है, एक 1.5 into 10 to power 10। तो आपने क्या करना है कि आपने सोल्यूशन पहले मेन बॉडी हेडिंग डाल के गिवन डेटा इनलेस कर देना है। इंटेंसिटी ऑफ वेव्स आपके पास आ रही है 1.5 into 10 to power 10 watt per meter square, और जो एरिया है आपके पास, वो एरिया आपके पास है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो आप एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं, मल्टीप्लाई करने 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड देन सेंटी के लिए प्रीफिक्स यूज होती है 10 पावर माइनस 10, ये शॉर्टकट तरीका है। डिवाइड बाय 100 वो जो आप करते हैं वो मत करें, आप सेंटी की प्रीफिक्स डाल लें, सही है। तो आपने क्या करना है, 10 पावर माइनस 2 जो है वो सेंटी की प्रीफिक्स होगा, और आपने उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपने उसका स्क्वायर ले लिया, तो मीटर स्क्वायर साइड पे, सेंटी का स्क्वायर आपके पास 10 पावर माइनस 2, एंड 10 पावर माइनस 10 जो है 10 पावर माइनस 4 सॉरी आपके पास आएगा, और वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन 2 मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में इक्वेशन नंबर दिए, आगे नहीं दिए, तो आप ये टेम्पलेट फॉलो करेंगे आगे, क्योंकि स्पेस का मसला होता है न्यूमेरिकल ज्यादा डिटेल्ड वे में सॉल्व करवाता हूं मैं,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है ना ये इक्वेशन नंबर्स को जरा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इसके बाद टू फाइंड है, तो पावर आउटपुट आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है, यानी कि आउटपुट पावर आपके पास कितनी आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, सिंस द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू पी और ए, तो यहाँ पर पावर निकालनी है, ठीक है। अब इसी न्यूमेरिकल को अगर के आपको इंटेंसिटी दे देते और एरिया दे देते और साथ टाइम दे देते, तो फिर आपको अगर के वो कहते हैं एनर्जी का, तो फिर आपने ये फॉर्मूला यूज करके दोनों वैल्यूज को साइड पे लेके जाना था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो एसएलओ बेस्ड सिस्टम होगा उसमें आपकी बुक में दिखाया ये गया है, बोर्ड वाले इसको यूज करते हैं, बच्चा क्या कहता है आउट ऑफ कोर्स सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स सिलेबस से चीजें आई हैं, ऐसा नहीं होता, ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो आपने इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि अगर कि न्यूमेरिकल शेप बदला के आता है तो फिर वो कैसे सॉल्व करना होगा। तो एनर्जी को साइड पे रखेंगे, एरिया मल्टीप्लाई टाइम को आपने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। लेकिन अभी जो फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, आप एरिया को उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो उस तरफ जब जाएगा तो आपके पास उधर जाकर बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगा, तो पावर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई ए आएगा, जिसको आप इक्वेशन एक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेशन में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन एक्स में पुट करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर को 10 की पावर के साथ, तो 10 पावर प्लस 2 है, 10 पावर माइनस 4 है, कितना हो जाएगा -4, पावर आपके पास ऐड होती है बेसिस सेम हो, तो 10 पावर प्लस 2 -4, तो ये -2 आएगा, 10 पावर -2, और ये बेसिकली वो ये मीटर पर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा आपके पास बचेगा 1.5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई करके 22.5 इंटू 10 पावर -2 वॉट्स आ रहा है। अब आप क्या करते हैं कि इसको अगर किस तरह मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0.225 वॉट आ जाएगा, दैट्स इट। दिस द पावर आउटपुट विल बी 0.225 वॉट्स आता है, ये आपका आंसर कंसीडर होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा आंसर हो गया, और इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं होगा, आसान सा न्यूमेरिकल था। सो आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। अगर के कोई मसला है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, या कोई गलती वगैरह हुई है, इंसान होते हैं, ये ना हो कि तुम कहो कि नहीं सर आप तो बस आपसे गलती क्यों हुई है, तो इंसान हो जाती है, बता सकते हो कमेंट में, या समझ में नहीं आई तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद जाते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 440 हर्ट्ज माइनस 440 हर्ट्ज एंड 437 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर, माइनस वाला केस है। हाउ मेनी बीट्स विल बी हेard ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी तो है, बीट फ्रीक्वेंसी तो आपने निकालनी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स कह रहे हैं। यहां पर ना थोड़ी सी बात समझनी है कि आपके पास नंबर ऑफ बीट्स में इंटरेस्टेड है जो एग्जामिनर है या बुक वाला बंदा है, ठीक है। एग्जामिनर अगर ये न्यूमेरिकल देता है तो उसमें वो नंबर ऑफ बीट्स पूछना चाहता है, हाउ मेनी बीट्स आर देयर, यानी कि 10 सेकंड में कितनी बीट्स आपके पास आ रही है। तो आपने पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फिर उस फ्रीक्वेंसी के केस में आपके पास जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल उस फ्रीक्वेंसी को इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कि आपके पास एक्स बीट्स फ्रीक्वेंसी निकल आती है, ठीक है, तो आपके पास वो जो बीट होगी, वो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 सेकंड के लिए होती है। हम लोग कहते नहीं है कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो लाइक नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। तो यहां पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले बीट फ्रीक्वेंसी लेनी है माइनस करके, और उसके बाद अगर के पीरियड भी दिया जाए किसी भी न्यूमेरिकल में, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विद पीरियड, तो आपके पास नंबर ऑफ बीट्स वाला कॉन्सेप्ट यानी कि नंबर ऑफ बीट्स आ जाएंगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क आपने साइड पे कर लिया, ठीक है, उसमें आपके पास 440 हर्ट्ज आ रहा है जिसे f1 कहते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको आपने साइड पे कर लिया, मतलब कि 437 हर्ट्ज। नंबर ऑफ बीट्स के लिए बीट्स फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बाय टेकिंग मॉड। तो आपके पास ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने इक्वेशन x में पुट करके माइनस के 3 हर्ट्ज आता है। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको आंसर देता है, ये आपके पास 1 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा 10 सेकंड में कितनी होगी, फॉर 10 सेकंड्स नंबर ऑफ बीट्स विल बी 10 मल्टीप्लाई आपके पास 3, सो दैट वुड बी लाइक कह सकते हैं कि आपके पास 30 हर्ट्ज आता है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह से मतलब कि मल्टीप्लाई करके 30 हर्ट्ज लिखेंगे। तो 30 बीट्स आर हेard इन 10 सेकंड्स। तो आपने ना इस केस में सिर्फ एक काम करना है, जो आपको पीरियड दिया टाइम पीरियड, उसमें आपने जो 3 बीट्स थी उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करके जो 10 सेकंड वाली 10 सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ बीट्स थी वो आपने फाइंड आउट करनी थी।
तो वो 30 आपके पास बीट्स जो हैं वो आपके पास उसका आंसर आएगा। यहाँ पर बेसिकली आपके पास हर्ट्स नहीं आता, ये बेसिकली आपके पास जो है वो 30 बीट्स होंगे, ठीक है। तो इसकी करेक्शन जो है वो यहाँ पर कर लीजिएगा, क्योंकि 3 हर्ट्स जो है वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि वन आपके पास लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना जिसे कहते हैं कि आपके पास जो है ना ये 1 सेकंड के अंदर 3 हर्ट्स थी, तो यहाँ पर आपके पास हर्ट्स है 3 हर्ट्स मल्टीप्लाई 10 सेकेंड्स। तो हर्ट्स का मतलब होता है, इसको इस तरह कर लेंगे ना कि बेसिकली जो हर्ट्स होता है वो बराबर होता है, ठीक है, पर सेकेंड के, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सेकेंड मल्टीप्लाई हर्ट्स, तो इसका मतलब होता है सेकेंड मल्टीप्लाई पर सेकेंड, हर्ट्स का मतलब पर सेकेंड होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आंसर 1 आ जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास जो है ये बेसिकली यहाँ पर ये 30 बीट्स आएगा, यहाँ पर आपने मेंशन करना है बीट्स, ओके। तो इसकी करेक्शन जो है वो कर लीजिएगा। वो फ्लो में जो बंदा लिख रहा होता है पूरा बोर्ड भरता है तो अक्सर मिस्टेक्स होती हैं, लाइक बीइंग अ ह्यूमन ये मिस्टेक्स लाइक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल टेक्निक है यार। फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, ये जो फॉर्मूला होता है ये पर सेकंड के लिए होता है, 1 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है। आपने बीट फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर आपको कहा हुआ 10 सेकंड, तो आपने 3 हर्ट्ज निकाला होता है। हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि वो रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। तो आपने क्या करना है 3 हर्ट्ज पर सेकेंड वाला केस, एंड देन उसके बाद जो है ये 3 हर्ट्ज यानी कि पर सेकेंड और 10 सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल करके 30 बीट्स आंसर आता है। दैट्स इट। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद अगर कि हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखें, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि सपोज दैट अ स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर लॉन्ग एंड वाइब्रेट्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव पैटर्न। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये बेसिकली आपके पास जो स्टेशनरी वेव्स है, स्टैंडिंग वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये उसके साथ लिंक्ड करता है आपके पेज नंबर बेसिकली 164, ये टॉपिक्स हैं, राइट। अच्छा, इन टॉपिक्स में ना एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो सीन ऐसे का है कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इन न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करने का कहा जा सकता है। आपकी इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें लाइक कह सकते हैं कि ये वेवलेंथ निकालने का कहा जा रहा है कि यार डिटरमाइंस द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स फॉर ईच ऑफ द 3 पैटर्न्स, मतलब कि तीनों हार्मोनिक्स के लिए आपने वेवलेंथ निकालनी है। लेकिन ये वेवलेंथ के अलावा आपको अगर कि यहाँ पे स्पीड दे देते और साथ कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये भी आप इस तरह भी कर सकते थे। या फिर स्पीड के लिए आप जो टेंशन मैस पर यूनिट लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको दिया जा सकता था। तो तुम लोग जरा मुझे अपनी 2 अप्रोचेस बताना कि किस तरह से, किस किस वे से आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग लाइक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो आप मुझे लाजमी जो है ना कमेंट में बताना। जिसने सही जवाब दिया या जिसने डिटेल्ड जवाब दिया मैं उसको कमेंट लाइक भी करूंगा, ठीक है, और मैं पिन भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि हमारे पास जो है यहाँ पर आप इस न्यूमेरिकल के साथ जो है वो डायग्राम भी बना सकते थे। यानी डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप इस न्यूमेरिकल के साथ जो है मतलब कि फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक के लिए जो डायग्राम्स हैं टॉपिक के साथ रिलेट करती हैं। मैंने वो टॉपिक बहुत डिटेल से बनवाई है, करवाई है। इनफैक्ट हमारे ग्रुप में उसके कंपटीशन भी होते रहे हैं क्लास ग्रुप्स में, तो आप बना सकते हैं। मेरे पास स्पेस का मसला था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, क्योंकि मैंने टॉपिक्स में डिटेल करवाई है। अच्छा, तो सीन ऐसे का है कि हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, सबसे पहले आपको लेंथ दी हुई है, ठीक है, L इज इक्वल टू 1.2 मीटर, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ये N का मतलब होता है कि आपके पास जो मोड्स हैं वो क्या क्या है, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक है तो 1, सेकंड है 2 एंड थर्ड के लिए 3, थर्ड हार्मोनिक के लिए 3। तो ये आपने लिस्ट कर लिया, दैट्स इट। इसके बाद वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर लैम्डा n इज इक्वल टू 2l ओवर n, और साथ फ्रीक्वेंसी मैंने एडिशनल लिख दिया है, जो कि यही न्यूमेरिकल अगर इसमें स्पीड भी साथ दे दे और फ्रीक्वेंसी का कहें तो आप जो है फिर आपने इसको सॉल्व करना होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो इसके लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा n इज इक्वल टू 2l ओवर n। अब यहाँ पर अगर n की जगह 1 है तो नीचे n 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3, एंड देन सो एंड सो फॉर। ओके, जितने भी हार्मोनिक नंबर होंगे आपने यहाँ पर पुट करने हैं, सॉल्व करना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। और मजे की बात है, पेपर में एमसीक्यूज आए या फिर आपके पास न्यूमेरिकल आए तो ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, बंदा डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके 3 के नंबर ले सकता है। अच्छा जी, एज वी हैव लाइक सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव्स हमारे पास आ रही है। सो एज वी हैव द क्या कहते हैं फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो लैम्डा n इज इक्वल टू 2l ओवर n, इक्वेशन x मेरे पास आ रही है।
तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन n इज इक्वल टू 1 आपके पास आती है, l की वैल्यू और n की वैल्यू आपने पुट की, ठीक है। पुट करने के बाद सॉल्व किया तो आपके पास 2.4 मीटर्स आ रहा है, जो कि लैम्डा 1 है, जो कि हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक का केस बेसिकली लिया जा रहा है, उसके लिए वेवलेंथ 2.4 होगी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n इज इक्वल टू 2 आपके पास, तो n की जगह 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और ये l की जगह 1.2 मीटर आता है। सॉल्व कर लेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 and 2 आपके पास बेसिकली यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1.2 मीटर रह जाएगा बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा आपके पास फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन n इज इक्वल टू 3, आपने यहाँ पे 3 पुट किया, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो 0.8 आता है। तो हमारे पास जो इसके आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2.4, 1.2 एंड 0.8 मीटर्स। तो ये 3 हार्मोनिक्स के लिए आपके पास बेसिकली आंसर लिया जा रहा है। सो अगर के इस न्यूमेरिकल में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई चिंता की बात हो, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये परेशानी। तो जाते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ओके स्टूडेंट्स, जो अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है उसमें हमें कह रहे हैं कि द स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग एंड इज वाइब्रेटिंग एट द थर्ड हार्मोनिक। ध्यान में रखना थर्ड हार्मोनिक, ओके। आपके पास लेंथ की वैल्यू जो है वो 6 मीटर है, ओके। और इसमें हमें कह रहे हैं कि वो थर्ड हार्मोनिक को के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ओके। अब हमारे पास क्या होता है कि द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अप एंड डाउन विद 45 कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल्स इन 10 सेकेंड। मतलब कहने का ये हुआ कि वाइब्रेशनल साइकिल्स का मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास 45 वेव्स इन 10 सेकेंड्स वाला केस है। तो वो फ्रीक्वेंसी वाला जो बात है कि आपके पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ वेव्स ओवर टोटल टाइम टेकन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये वो वाली बात है। और डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ एंड स्पीड फॉर दिस वेव। यानी कि थर्ड हार्मोनिक के लिए आपने फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ एंड स्पीड निकालनी है, 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। बहुत मजे का चिल न्यूमेरिकल है, आसान न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसे। अच्छा जी, सीन क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 6 मीटर, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 10 सेकंड्स इज इक्वल टू 45। मतलब कि आपके वाइब्रेशंस या वेव्स या साइकिल्स या आपके पास ऑसिलेशंस, 4 नाम यूज हो सकते हैं, तो वो 45 है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, स्पीड निकालनी है, ठीक है। 4 फैक्टर्स निकालने। मैंने सबके फॉर्मूले यहाँ पर भी मेंशन कर दिए थे, और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का और वेवलेंथ ऑफ वेव वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग वाली बात है। तो उसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले हम लोगों ने भी सॉल्व किया है। तो लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l और आपके पास n आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब कि इसको जहन में रखना होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये फॉर्मूले हैं मैंने इनलिस्ट कर दिए, फ्रीक्वेंसी के, टाइम पीरियड के, वेवलेंथ के और वेव स्पीड के। तो ये आप देख सकते हैं, बेसिकली ये सारे फॉर्मूले यहीं से पुट किए गए हैं। यानी कि ये फॉर्मूले तो बेसिकली बेसिक्स हैं, मैं रिपीट लाइक करके टाइम नहीं लूंगा। सिंपल क्या करना है, फ्रीक्वेंसी अगर कि आपने फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या करना होगा कि नंबर ऑफ वेव्स जो है और वो टाइम आपके पास जो टाइम टेकन वाला हिसाब है कि आपके पास जो है 10 सेकंड के अंदर 45 वेव्स वाली बात है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया कि आप इसको डिवाइड करते तो 4.5 हर्ट्ज आता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, 1/4.5 करोगे तो आपके पास 0.22 सेकंड आता है, ओके सीन है। तो टाइम पीरियड विल बी 0.22 सेकंड्स, ओके। वेवलेंथ ऑफ वेव जो है उसके लिए लेंथ जो है वो 6 मीटर एंड n जो है वो थर्ड हार्मोनिक की बात है, तो 3 लेंगे। सो बेसिकली आपके पास इक्वेशन जी में पुट करेंगे, ठीक है। वो स्टार्ट में जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो आपने अगर के स्क्रीनशॉट लिया तो उसकी करेक्शन कर लेना, तो यहाँ पर 2 नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ n है, ओके, करेक्शन कर लेना। तो सीन ये होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि l इज इक्वल टू 6 मीटर और n इज इक्वल टू 3 आपके पास है। सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, 2 × 2 आपके पास 4 होता है। अच्छा जी, इसके बाद स्पीड ऑफ वेव्स है, आपके पास वेव स्पीड निकालने के लिए v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, लैम्डा 4 है। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली 4.5 है, मल्टीप्लाई कर लो 18 मीटर पर सेकेंड, आपके पास इसका आंसर आएगा, दैट्स इट और कुछ भी। तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, आपके पास वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव जो है उसके आंसर आपने ऐसे इनलिस्ट करने, रिजल्ट लिखना जरूरी होता है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि एग्जामिनर को बताया जाता है उस और मतलब कि ना आपने रिजल्ट बताना होता है, और अगर कि आपके आंसर में मिस्टेक है, आपने ये टेम्पलेट फॉलो किया हुआ है, तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर तो लाजमी देगा, वो तो मजबूरी है उसकी, और आपको 2 नंबर भी, 3 में से 2 नंबर भी दे सकता है और दे देता है, 2 नंबर दे देता है, 1 नंबर आपके आंसर के कैलकुलेशन के काट लेता है। तो ये टेम्पलेट जरा ख्याल करना इस चीज का। और मैं साइड पर होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है,
और मैं आपको इसका जो एक क्लियर स्क्रीनशॉट है HD क्वालिटी में वो आपको वेबसाइट पर दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से अपलोड वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पर अपलोड हुआ हुआ है। तो चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल्स पर 5 और 6 7 पर और उनको सॉल्व करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास 5th नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें हमें कह रहे हैं कि एन एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड रेजोनेट्स एट द सेकंड मैक्सिमम और द सेकंड रेजोनेंट लेंथ। आप पेज नंबर 171 पर ये केस देख सकते हैं। ये जो एक आपके पास एप्लीकेशन बताई हुई है, तो ये वैसे बेसिकली एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है स्कूल लैब्स में इस तरह का, और ये क्लोज ऑर्गन पाइप वाली कंडीशन है कि जिसमें आपके पास सेकंड हार्मोनिक वाली बात हो रही है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास ये सेकंड मैक्सिमम या सेकंड हार्मोनिक या सेकंड रेजोनेंट लेंथ है हमारे पास, ठीक है, और उसमें आपके पास ये वाइब्रेट कर रहा है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज 1024 हर्ट्ज, द एंड द एयर टेम्परेचर इज 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो एयर टेम्परेचर है वो 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड इन जो हमने वो लाइक कह सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर जो बात की थी वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब ये प्लस 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड ऑफ साउंड में आपके पास जो है वो कह सकते हैं कि आपके पास जो राइज आएगा, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव है यहाँ पर 1024 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट में ड्रॉ डायग्राम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न इनसाइड द कॉलम। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने वेव पैटर्न बताना है इनसाइड द कॉलम, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक में का जो केस होता है, सेकंड मैक्सिमम का केस होता है क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर, वो इस तरह की शेप आपके पास बनती है। इसकी क्या ट्रिक है? मतलब कहने का ये हुआ कि इसका अगर कि ये एक एंड क्लोज्ड है तो यहां पर लाजमी मस्ट नोड बनेगा। जब कभी भी किसी ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो जो उसके ओपन एंड होते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो आपके पास जो है उसमें एंटी नोड बनते हैं, ठीक है, और जो क्लोज एंड होता है उस पर लाजमी बेसिकली नोड बनता है। अब इसकी रीजन हमने डिटेल में ऑर्गन पाइप वाले टॉपिक में डिस्कस की थी, तो ये टॉपिकल बात है। अब जिसको समझ में आती है वो उसने तो समझी भी है, लेकिन ये डिटेल एनालिसिस है कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दे दी है कि अगर कि ये ओपन इस साइड से भी ओपन होता तो यहाँ पर इस साइड पर नोड ना बनता बल्कि एंटी नोड बनता हमारे पास, ठीक है, माइंड में ये बात रखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है हमारे पास जो है ये सेकंड वाले में कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा लेंथ ऑफ द क्लोज्ड एयर कॉलम। आपके पास जो लेंथ ऑफ द क्लोज कह सकते हैं कि ये जो एयर कॉलम है इसको फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली हमारे पास जो गिवन डेटा है, ठीक है, वो गिवन डेटा क्या होगा? गिवन डेटा हमारे पास, जस्ट वेट अ सेकंड, आई जस्ट वांट टू चेक समथिंग। ओके, गुड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वी नॉट जो है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है, दैट्स इट। इसके बाद टेम्परेचर जो है वो गिवन है 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इस फॉर्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1024 हर्ट्ज है, परफेक्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है ये टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, पहला। दूसरा वेवलेंथ, आपके पास जो ये इसके साथ साथ लेंथ ऑफ द क्लोज एयर कॉलम। ये BCD जो है ये बेसिकली टू फाइंड में आता है, लेकिन ये जो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया था वो मैंने सेपरेटली ड्रॉ कर दिया। अच्छा, याद रखिएगा नोड और एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो λ/4 होता है, टॉपिकल डिस्कशन है। इसके अलावा नोड और नोड के दरमियान में या एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान में λ/2 होता है, ठीक है, परफेक्ट। दोनों को ऐड अप कर लो, 3 λ/4 आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। ये सेकंड हार्मोनिक का केस है, सेकंड कह सकते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन भी है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। तो ये टॉपिक बोर्ड में थोड़ा सा माना जाता है कि ये आ सकता है, तो थोड़ा कर लेना, ठीक है। क्लोज और ओपन जो है मतलब कि इससे कुछ ना कुछ निकल आता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला था वो आपके पास मेंशन कर दिया, वेवलेंथ निकाल ली v = f लैम्डा वाले फॉर्मूले से, और लैम्डा n = 4l डिवाइड बाय 2n-1। ये क्लोज्ड एयर कॉलम के लिए फॉर्मूला है। अगर कि आप कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहां पर मेंशन है, तो यार ये फॉर्मूला बेसिकली पेज नंबर 171 पर मेंशन है। अगर कि आपको नजर आ रहा हो, क्लैरिटी चेक कर लेते हैं, क्लैरिटी जो है मैं देख लूंगा, ये बेसिकली है आपके पास, ठीक है। इसको फोकस कर लेंगे, ये ऐसे है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, दोबारा से मेरे पर फोकस कर दें, ठीक है। ब्लर हो गया होगा, सेट है, हो गया, ओके जी। तो ये 4l डिवाइड बाय 2n-1 जो है ये बेसिकली हमारे पास ना यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन है।
जो कि आपके पास ना पेपर में फेडरल बोर्ड वालों को फायदा होता है, दिया जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अभी कैसे आता है इसके लिए टॉपिकल डिस्कशन जरूरी है कि हमारे पास ना इसमें ऑड नंबर आते हैं, मतलब कि ना ऑड लाइक कह सकते हैं कि नंबर आते हैं जिसके लिए हम लोग लाइक ओवरऑल वे में 2n-1 का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये नंबर बेसिकली ऑड के कॉन्सेप्ट में लिए जाएंगे। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, क्या करना है, वी नॉट की वैल्यू पुट करनी है, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है एंड 343 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ निकालने के लिए v जो आपके पास वैल्यू 343 और डिवाइड बाय आपके पास f की वैल्यू है वो सॉल्व करते हैं तो 0.334 मीटर जो कि वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी। परफेक्ट। लेंथ ऑफ द क्लोज एयर कॉलम फ्रॉम इक्वेशन z वी हैव, आपने क्या करना है कि सिंपल लेंथ की वैल्यू हमारे पास जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ की वैल्यू आप यहां से भी आइसोलेट कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना लाइक कह सकते हैं कि मेंशन होता है तो माइंड में लाइक बंदे के लिए क्लिक करना इजी रहेगा, ठीक है। पेपर में ये दिया जाएगा आपको। तो आप इसमें क्या करते हैं कि 2n-1 को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4l अकेला रह जाएगा। अब आपने क्या करना है 4 को डिवाइड कर देना है, 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास l इज इक्वल टू लैम्डा n इंटू 2n-1 डिवाइड बाई 4। अब यहां पर आपके पास ये केस है सेकंड हार्मोनिक का, तो n इज इक्वल टू 2 वाला केस है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 आप पुट करेंगे, 2 इंटू 2 आपके पास 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 0.335 डिवाइड बाय 4 कर लो, 0.251 मीटर्स आपके पास आंसर आएगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैं इसका जो रिजल्ट है वो स्पीड ऑफ साउंड ये लैम्डा और लेंथ की टर्म्स में लिख सकता हूँ, ये सीन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे पास जो डिस्कशन थी न्यूमेरिकल 5 की, इसमें ये सारी बातें ली गई हैं। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हो या आपको लगे कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक थी तो लाजमी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है उसमें हमें कह रहे हैं कि सपोज अ ट्रेन दैट हैज अ 150 हर्ट्ज हॉर्न इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल एयर ऑन अ डे। आपके पास विंड फ्लो नहीं है, हवा आपके पास जो है वो स्टिल है, आपकी ट्रेन जो है वो मूव कर रही है 35 मीटर पर सेकंड से और उसका जो हॉर्न है 150 हर्ट्ज का वो भी साथ ही मूव कर रहा है। When the speed of sound is 340 meter per second, what frequencies are observed by a stationary person at the side of the track? जरा गौर से समझते हैं इस बात को कि ट्रेन जा रही है, सामने से गुजर रही है, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, लिसनर है, वो ट्रैक पर खड़ा हुआ है, साइड पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रेन के साइड पर, आगे खड़ा होगा ट्रेन ही चढ़ जाएगी, तो साइड पर समझते हैं, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है एज द ट्रेन अप्रोचेस, मतलब कि ट्रेन आ रही है तो कॉमन सेंस क्या बोलती है, फ्रीक्वेंसी आपके पास बढ़ेगी, अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। स्टेशनरी जो लिसनर है स्टेशनरी है, इसके अंदर कोई मोशन नहीं है। और इसके बाद जब ये आफ्टर इट पासिस के जब ये गुजर जाएगी तो गुजरते हुए आपके पास जो उसकी ट्रेन के जो आवाज थी, साउंडिंग जो लाइक कह सकते हैं हॉर्न की आवाज थी, वो क्या लाइक कह सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस कहती है ड्रॉप आएगा। अच्छा, जो अपेरेंटली हम बात करते हैं जाहिरी तौर पर, सी ऑप्शन में व्हाट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व बाय द ट्रेन इंजीनियर ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि डॉपलर्स इफेक्ट रिलेटिव मोशन के साथ रिलेट करता है। अगर कि रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि आप मिसाल के तौर पर वहां बैठे हैं, सही है, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, ठीक है, और मेरे पास लेट से एक हॉर्न है, अगर कि मैं उस हॉर्न को लेट से ऑन कर देता हूँ और आप भी बैठे हो, मेरा हॉर्न भी मूव नहीं कर रहा, तो फिर डॉपलर्स इफेक्ट इज नॉट वैलिड, ओके, जब तक कि हम दोनों में से एक जो है वो मोशन करे, या तो साउंडिंग सोर्स मोशन करे या ऑब्जर्वर मोशन करे। अब ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी जो इंजीनियर है या ड्राइवर है या पैसेंजर है, उसके लिए ये डॉपलर इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है, उसका पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली आपके पास वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का या उस रेफरेंस फ्रेम का पार्ट है, तो उस पर डॉपलर इफेक्ट इज नॉट वैलिड या डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज डॉपलर इफेक्ट की जो कंडीशन है, की कंडीशन वो क्या है कि द बॉडीज विल लाइक कह सकते हैं कि उनके दरमियान में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, एक के मुकाबले में दूसरे का मोशन होना चाहिए, ठीक है, या दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं, या एक करीब आ रहा है या दूसरा करीब आ रहा है, या दोनों दूर जा रहे हैं, मतलब कि व्हाट एवर रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है ना मतलब कि ये
थर्ड पॉइंट मेंशन नहीं किया, आप लोग मेंशन कर लेना, रोला सारा इसी बात का है, जगह का मसला है, ठीक है, स्पेस का मसला था, इस वजह से आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं किया, सो दैट्स द रीजन। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली हमने ये देखना है कि जब आपकी ट्रेन अप्रोच करेगी, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि सबसे पहले रियल फ्रीक्वेंसी आपने मेंशन कर ली, उसके बाद सोर्स स्पीड मेंशन कर ली जो कि ट्रेन की स्पीड है, दैट वुड बी कंसीडर एज अ सोर्स स्पीड। ओके सीन है। अच्छा है, इसके बाद आपके पास क्या होगा कि स्पीड ऑफ साउंड जो कि हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि 340 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हवा आपके पास स्टिल ली गई है तो इन्होंने मतलब के वैल्यू दी हुई हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, ये पेपर में वैसे आपको वैल्यूज दी जाती हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये गिवन डेटा। अच्छा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आपके पास करीब आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी कम होगी, नंबर ऑफ वेव्स कम होगी, जो कि हमारे पास एक बात है, इसे कहते हैं जाहिरी तौर पर चेंज। अब ये टॉपिकल बात है, डिस्कशन है, इसमें ये इसके साउंडिंग के अलावा लाइट के केस में भी ये न्यूमेरिकल या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये बात जरा ध्यान में रखना, मैंने हिंट दे दी है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बोर्ड के लिए, जो कि लाइट के टर्म्स में आता है, जिसमें वेवलेंथ चेंज होती है, एक स्टार है वो आपको एक रात जो है वो रेड नजर आता है, अगली रात वो आपको ब्लू नजर आता है, तो मुझे जो है वो यहाँ पर जो है वो पूछा जाएगा कि हाउ डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन दिस केस, तो बच्चा रोला डाल देगा कि डॉपलर इफेक्ट तो मैंने तो साउंडिंग के केस में पढ़ा था, ट्रेन, एम्बुलेंस, मतलब कि सारी चीजों के बारे में मेरे टीचर ने मुझे डीजे वाली गाड़ी की मिसाल दी थी, ठीक है, और उसने कहा था कि भाई बात ऐसे की है कि गाड़ी के अंदर जो है ना डीजे लगा हुआ और तुम सुन रहे हो और ये वो ना, मतलब किस तरह की कहानी है, ठीक है, कोई डांसिंग कार की एग्जांपल दी होगी, ठीक है, तो बात ऐसे की है, तो बच्चा रोला डाल देता है इस तरह का, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए वेव्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल शेप बदला के आ सकता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर वी माइनस वी एस फॉर्मूला गिवन होता है पेपर में, रियल फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है, इसी तरह अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, टॉपिकल डिस्कशन है, दैट्स इट, इसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास बढ़ रही है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपके पास कम होगी, ठीक है। लेट मी चेक द माइक ऑन है, ठीक है जी, ऑन है। सो आपने क्या करना है कि आपने एक्स और वाई जो लिया हुआ है, इसमें पुटिंग रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन इक्वेशन एक्स, देन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 167 हर्ट्ज, इजी सीन है यार, 340 है, 340 माइनस 35 मीटर पर सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाय आपके पास 150 हर्ट्ज आता है, मीटर पर सेकंड ऊपर नीचे कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ हर्ट्ज बचेगा, आपका आंसर जो है हर्ट्ज में आएगा। एंड द सेम वे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, गिवन द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सिंपल फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करना है, दैट वुड बी 136 हर्ट्ज, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो thus we have result लिख लेंगे, when the source moves towards observer then the apparent frequency will be 167 hertz, when the source moves away from the observer then the apparent frequency will be 136 hertz, and the C part will be कि the train engineer जो होगा उसके लिए कोई चेंज नहीं होगा, because that engineer, that passenger, that driver is the part of that reference frame, यानी कि ट्रेन, ठीक है। ये इस तरह भी आ सकता है कि अगर कि एक एम्बुलेंस वाला मूव कर रहा है हाई स्पीड से, ठीक है, और उसका जो एम्बुलेंस का हॉर्न है, तो उसके सवाल आ सकता है कि यार ड्राइवर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या होगा, एमसीक्यूज आ सकता है, तो फिर क्या होगा, बच्चा जल्दी में कहेगा कि अगर बहुत फास्टली मूव कर रहा है, फास्टली कवर्ड देख के कहेगा ओए ओए ये तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा कि वो कहेगा कि यार फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन आपने जरा गौर करना है कि रिलेटिव मोशन नहीं है, वो तो भाई उस सिस्टम का हिस्सा है, जैसे कि वो आपके पास सिस्टम मूव कर रहा है तो वो ड्राइवर भी उसका पार्ट है, तो सेम इज द केस विद, आपने इसमें मेंशन करना है, मेरे पास जगह की स्पेस का मसला था तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ एक लाइन ही देखनी है, आप कहेंगे देयर विल नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी फॉर इंजीनियर वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी तो तुमने नेटफ्लिक्स की सीरीजें वगैरह देखी होंगी यार, ठीक है, तो इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है, अगर कि तुमने इंग्लिश मूवीज देखी हुई है, ठीक है, तो मतलब कि लाइक यू विल लाइक कह सकते हैं कि इजीली मेंशन, तो तुम लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, बात दबा दो, अगले न्यूमेरिकल पर चाहते हैं। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है, जो 7 नंबर है, उसमें मैं कह रहे हैं कि अ पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, ठीक है, is passed through another polarizer whose axis make an angle of 60 degree with the axis of polarized filter, मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो एक लाइट है, पोलराइज लाइट है पहले से, उसको हम दूसरे पोलराइजर से यानी कि सेकंड फिल्टर से गुजार रहे हैं, पहले फिल्टर पहले पीछे था, उससे पोलराइज होकर लाइट आई है, लेकिन हम उसको सेकंड से गुजार रहे हैं,
तो ऐसे केस में जो सेकंड जो पोलराइड फिल्टर है उसका जो पिछले फिल्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। हमारे पास जो थीटा की बात होती है जो ट्रांसमीटर और एनालाइजर के केस में हमने डिस्कस किया था, जब हम लोग इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं मैल्यूसिस लॉ को, तो हम लोग क्या करते हैं एनालाइजर और ट्रांसमीटर की बात करते हैं कि दरमियान में एंगल क्या बन रहा है इन दोनों के दरमियान में, जो कि पोलराइजिंग या पोलराइज लाइट को इफेक्ट करता है, बिकॉज द एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कि आपका एंगल चेंज होगा तो आपकी पोलराइज लाइट के की जो इंटेंसिटी है उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड पोलराइज लाइट फ्रॉम सेकंड पोलराइड फिल्टर, मतलब कि सेकंड पोलराइड फिल्टर से आपकी जो लाइट निकल रही है या आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ट्रांसमिट हो रही है, उसको हम लोग जो है वो बेसिकली उसकी इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऐसा क्या सीन है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि यार ये जो आई नॉट है ये बेसिकली आपकी असल जो है वो, बाल देख लो तो बाल खराब होंगे, फिर तुम लोग कहोगे सर आपके तो बाल भी खराब है, क्या कहते हैं, सही है। अच्छा जी, मुझे पीछे इशारा किया गया कि बाल ठीक करना है। अच्छा जी, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल क्या होता है कि पोलराइजर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो आपको मतलब कि गिवन है, तो वो आपने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कर लिया। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय सेकंड फिल्टर आपने आई निकालना है कि आपकी कितनी लाइट अब आपके पास उसकी इंटेंसिटी क्या है जो पोलराइज होने के बाद मिल रही है, दैट वुड बी आई। ओके, फॉर्मूला एज फ्रॉम मेल्यूसिस लॉ, द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट पोलराइज्ड लाइट विल बी, मतलब कि जो लाइट अब आपके पास आ रही है इससे गुजरने के बाद वो आपके पास वही कह सकते हैं कि कितनी उसकी इंटेंसिटी होगी। सो वी कैन से दैट कि वी हैव टू यूज द फॉर्मूला I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जस्ट एंगल। ओके, यहाँ पर I नॉट की वैल्यू मेंशन नहीं है, अगर के मेंशन होती तो फिर हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली कंपैरिजन वे में, कंपैरेटिव वे में कह रहे हैं कि यार जैसे हम लोग वो करते नहीं थे कि काइनेटिक एनर्जी है या कूलम्स लॉ वाले केस फॉर्मूले में हम करते थे जो 9th क्लास में, कि अगर आपकी स्पीड डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये वो वाला केस है, सिर्फ एंगल चेंज करके आपको बताया, आपसे पूछना चाह रहा है कि इसके मैग्नीट्यूड पर इंटेंसिटी के क्या फर्क पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द न्यू मैग्नीट्यूड या न्यू इंटेंसिटी आफ्टर लाइक कह सकते हैं कि अप्लाइंग द सेकंड पोलराइड एट 60 डिग्री वाले केस में। तो आपने क्या करना है कि 60 डिग्री आपने पुट किया, उसके बाद इसके लिए ना टॉपिकल डिस्कशन थोड़ी सी आपकी होनी चाहिए। टॉपिक्स के बगैर आप न्यूमेरिकल नहीं समझ सकते, फॉर्मूले में डायरेक्ट सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन की कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास टॉपिकल स्ट्रॉन्ग वो होनी चाहिए, बेस होने चाहिए, ठीक है। जैसे लड़कियां करके सुन रही हैं, देख रही हैं, मेकअप करने के लिए बेस के बगैर तो मेकअप नहीं कर सकते हो, कुछ और ही बन जाओगे, ठीक है, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट ही बन जाओगे बच्चे, ठीक है, अगर के बाल खड़े हो जाएंगे कुछ इस तरह अजीब चीज, तुम्हें बेस लगानी पड़ती है मेकअप के लिए, उसके ऊपर मेकअप चढ़ता है, सही है। यानी कि आजकल वैसे भी शादियों का सीजन दिसंबर का महीना है, 6 दिसंबर है, और मतलब कि ना ब्यूटी पार्लर में ये स्कैम चल रहा होगा, ठीक है, अंदर लाइक कह सकते हैं जाति कोई और है, वापसी में अपना शोर ही नहीं पहचानता कि वो ये कौन निकल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बस बात दबा दो, तो बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी जो बैक बेंचर टाइप बंदा है यार, उसके लिए उसको तो ये बात बड़ी अच्छी लग रही होगी कि सर आपने बड़े मजे से समझा दिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बेस, ठीक है। सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन योर बेस इन टर्म्स ऑफ लाइक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट। और बाकी तो मेकअप वाली बात को जरा सीरियस मत लेना, ऐसा ना हो कि तुम मेरे घर आ जाओ मतलब कि लड़ने के लिए कि सर आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे मेकअप को तौहीन की है, ठीक है, तो बात दबाओ। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर 60 है ना, तो याद रखना जरा ये कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर है थीटा पर नहीं होता, ठीक है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये जो स्क्वायर होता है ये होल पर होता है। ये कॉस जो है, आप कॉस स्क्वायर थीटा को अगर कि यहां पर देख रहे हो तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल का स्क्वायर, जैसे आपके पास होता है ना मतलब कि एक्स का होल का स्क्वायर, तो ये वो वाला केस है कि कॉस जो है वो जैसे उसकी मिसाल ऐसे जैसे जूसर मशीन है, और थीटा की मिसाल ऐसे जैसे जूसर मशीन में आप दूध और केले डालते हो, ठीक है, जिसे हम डोमेन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कॉस जो है ये स्क्वायर, जो स्क्वायर है ये कॉस के ऊपर है, गलती मत करना इस चीज में, अच्छा ब्लंडर करते होगे। तो आपने क्या किया कि आपने सबसे पहले इसको cos 60 का होल स्क्वायर लिखा है, ये बात ध्यान में रखना, अच्छा, कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होल, मैंने ब्रैकेट लगा के cos थीटा अंदर लिखा और स्क्वायर बाहर लिख दिया, इस चीज का ख्याल रखना। cos थीटा cos 60 इज इक्वल टू 1/2, cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, आपने स्क्वायर ले लिया।
आपने cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट करके स्क्वायर लिया तो आपके पास 1/4 आता है। 4 आपने इसके नीचे लिख दिया, मतलब कहने का ये हुआ कि जो न्यू इंटेंसिटी है वो पुरानी इंटेंसिटी के लाइक कह सकते हैं कि 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि पहले मिसाल के तौर पर 100 थी तो अब 25 हो गई है। मिसाल दे रहा हूँ वैल्यू समझाने के लिए। 1/4 हो गई आपके पास, ठीक है, 4 टाइम नहीं सॉरी 1/4 हो गई है, उल्टा कह दिया फ्लो में। तो जैसे आपके पास पहले 100 की आ रही थी, अब जो न्यू आ रही है वो 25 की आ रही है। तो 25 इज बेसिकली क्या होता है, 25 इज बेसिकली 1/4 ऑफ, हम लोग कह सकते हैं कि अपना जो है वो 1/4 ऑफ 100 है, ठीक है। तो ये उस तरह से आप लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट विल बी या इज आई नॉट डिवाइड बाय 4। तो इतनी सी बात है, मुझे बता देना कि यहां तक ओके हो गया या नहीं। मैं साइड पर हो जाता हूं, तुम लोग इसका अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा डिसेंट सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके सीन है, स्क्रीन क्लियर है। तो यहां तक अगर के आपको समझ आ गया है तो फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके चैप्टर 9 के यूनिट 9 के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। और अगर के कोई मसला है, आप कहते हैं कि नहीं सर अभी मतलब क्या मसला है, सो डू अ कमेंट, अच्छा सा कमेंट करें। मैं आंसर करने की भरपूर कोशिश करता हूँ कि कई कमेंट्स में ही रीड करता हूँ जब फारिग टाइम मेरे पास होता है। तो लाजमी कमेंट करना, और जो पार्ट पसंद आया हो वो भी मेंशन कर देना कि सर ये पार्ट बड़े मज़े का था। इस तरह की बातें भी कंटिन्यू किया करें आपके अपने लेक्चर्स में, इससे मज़ा आता है। तो बस ये सीन है, अपने न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर बस बंद करते हैं। आपके चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर के हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें लाइव Q&A क्वेश्चन आंसर कर सकते हो हमारे साथ, मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, सो हमारे इंस्टीट्यूट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। इस दिए हुए नंबर पर लेक्चर में बहुत दफ़ा आपको नंबर नज़र आया होगा, तो आप उस पर कांटेक्ट करके हमारे इंस्टीट्यूट में इनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।